आज हम पढ़ाएंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अर्थात भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अध्याय 5। अध्याय 5 जो है अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी से संबंधित अध्याय है। यानी पूर्व मंजूरी का पहले हम अर्थ समझेंगे है क्या। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के पश्चात या तो वह चार्जशीट दाखिल करेगा या अंतिम प्रपत्र दाखिल करेगा, तो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के पश्चात यदि वह चार्जशीट दाखिल करता है या अंतिम प्रपत्र दाखिल करता है न्यायालय में, तो वह सीधे न्यायालय में नहीं करेगा। उसके लिए वह अभियोजन से स्वीकृति लेगा, उसके उपरांत ही न्यायालय में चार्जशीट या अंतिम प्रपत्र दाखिल होगा। इसे ही अभियोजन पूर्व मंजूरी या अभियोजन स्वीकृति कहा जाता है। अब हम आते हैं धारा 19 पर। धारा 19 कहती है अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का होना आवश्यक। यानी अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी होना जरूरी है। तो किससे पूर्व मंजूरी, किसके संबंध में पूर्व मंजूरी, इस सेक्शन से पता चलता है। तो कहता है कि यदि कोई लोक सेवक धारा 7, धारा 11, धारा 13 और धारा 15 के अंतर्गत कोई अपराध करता है, तो कह रहा है उसके अपराध का संज्ञान लोक सेवक के विरुद्ध तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि पूर्व मंजूरी नहीं ले ली जाती है। यानी किससे पूर्व मंजूरी? कहता है यदि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू है तो लोकपाल और लोकायुक्त से, और कहता है जहां लागू नहीं है तो पहला कहता है कि संघ सरकार, यदि व्यक्ति की नियुक्ति संघ सरकार या केंद्र सरकार द्वारा की गई है तो केंद्र सरकार। दूसरा कहता है यदि व्यक्ति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया गया है तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लिया जाएगा। और तीसरा कहता है अन्य कर्मचारी या अधिकारी की दशा में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी लिया जाना आवश्यक है। इस सेक्शन में 6 प्रंतु दिया गया है। अब पहला प्रंतु कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या फिर कोई विधि प्रवर्तन अधिकारी है, उसके द्वारा उससे भिन्न व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है, तो कह रहा है कि तब अनुरोध किया जाएगा, सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध किया जाएगा। कब अनुरोध किया जाएगा? जब न्यायालय में परिवाद फाइल कर दिया गया हो। यानी जब तक न्यायालय में परिवाद फाइल नहीं किया जाएगा तब तक कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। और कहता है यदि न्यायालय में परिवाद फाइल कर दिया गया है तो कह रहा है कि लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई तब तक नहीं होगा जब तक कि मंजूरी ना प्राप्त कर लिया गया हो। अब कहता है कि मंजूरी प्राप्त
हो गया, अनुरोध प्राप्त हो गया, तो लोक सेवक का सुने जाने का अवसर भी देगा। दूसरा परंतु कहता है। तीसरा परंतु कहता है कि उसके लिए मंजूरी की प्रस्ताव के पश्चात 4 वो उस पर निश्चय करने के लिए 3 माह का टाइम फिक्स करेगा, और यदि उसको बढ़ाना है, कोई विधिक परामर्श की आवश्यकता है, तो 1 मास की और अवधि बढ़ाएगा। अब कह रहा है कि केंद्र सरकार क्या करेगा, लोक सेवक के अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी देने के प्रयोजन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करेगी। अब कह रहा है लोक सेवक से संबंधित ऑफिस, तो लोक सेवक कौन कौन आएगा। हाँ, अब लोक सेवक कह रहा है कि यदि वो पद पर जिस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था वो लोक सेवक उस समय वो पद धारण करना बंद कर दिया है, यानी उस समय पद पर नहीं है, तो ही उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जाएगा। अब कहता है पद पर धारण करना बंद कर दिया है, लेकिन उससे कोई भिन्न पद धारण कर लिया है। जिस पद पर था पहले, उस पद पर रहते हुए अपराध किया था, लेकिन अभियोग लगाए जाने के बाद वह दूसरा पद धारण कर लिया है, ऐसे लोक सेवक भी आएंगे। अब आ जाइए सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है जहां लोक सेवक असम्यक लाभ प्रतिगृहित करता है। सेक्शन 20 जहां लोक सेवक असम्यक लाभ प्रतिगृहित करता है। यानी असम्यक लाभ क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। असम्यक लाभ से तात्पर्य है विधिक पारिश्रमिक से भिन्न लाभ, विधिक पारिश्रमिक से भिन्न लाभ, या साधारण अर्थ में उसे हम घूस भी कर सकते हैं। तो कह रहा है कि यदि असम्यक लाभ को स्वीकृत करता है कोई लोक सेवक, तो जब तक वह साबित नहीं कर देता है तब तक उपधारणा किया जाएगा कि उसने असम्यक लाभ प्रतिगृहित किया होगा, या अभिप्राप्त किया होगा, या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया होगा। अब आ जाइए सेक्शन 21। सेक्शन 21 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना, यानी यहाँ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त व्यक्ति ही अपने मामले में सक्षम साक्षी हो सकता है, ये बताता है। यानी अपने विरुद्ध विचारण में वह सिद्ध करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है अभियुक्त, और वह जब तक की प्रार्थना नहीं करेगा न्यायालय से, उसे इस चीज़ के लिए नहीं बुलाएगा। या अर्थात धारा 21 कहता है कि अभियुक्त को अपने आप को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। धारा 21 अर्थात अभियुक्त स्वयं अपने मामले में सक्षम साक्षी हो सकता है। अब धारा 22 कहता है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973
के जो प्रावधान थे, जहाँ ऐसा प्रावधान वर्णित नहीं है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में, वहाँ CRPC 1973 लागू होगा। अब 24, 23, 25 इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 26 पे आ जाइए। 26 में कहता है कि 1952 के अधीन जो विशेष न्यायाधीश है वो कौन माना जाएगा विशेष न्यायाधीश। अब कह रहा है कि वो उस दंड विधि संशोधन अधिनियम में उस पद पर जो धारण करता हो उसे विशेष न्यायाधीश उस क्षेत्र के लिए घोषित किया जा सकता है। अब धारा 27 अपील और विधिक अधिकार से संबंधित यानी पुनरीक्षण से संबंधित है। कहता है कि हाईकोर्ट यदि कोई व्यक्ति हाईकोर्ट में जाता है अपील के लिए, इसकी अपील हाईकोर्ट में होगी और हाईकोर्ट में जब अपील होगा तो हाईकोर्ट मानेगा कि ये विशेष न्यायालय जो है सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है और उसके जुरिडिक्शन का न्यायालय है, यानी उस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में है। अब 29A ये 2018 में जोड़ा गया। 29A कहता है नियम बनाने की शक्ति किसे है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है। अब ये कहता है कैसे नियम बनाएगा, यानी संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष बनाया गया नियम रखेगा और वह ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। इसे 1 या 2 सत्रों या अनुक्रमिक सत्रों में पूरा किया जाएगा। अब आ जाइए 31 कहता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165 का में जो धारा वर्णित है उसे साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 के तहत उसे लोप कर दिया गया है। यही धारा 31 है। थैंक यू।